हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का भविष्य पथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आई होप कि आप लोग की जो क्लासेस हैं वो आप लोग को प्रॉपर मिल रही होंगी और परीक्षाएं जो है आप लोग की जो नज़दीक आ रही हैं उसकी तैयारी आप लोग की ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो इसी सिलसिले में इसी कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे अपने 10th क्लास के बायो के चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्योंकि बच्चा इसके जो पहले के जो चैप्टर्स हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल चुके हैं, और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके एक बार फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में जितने भी बायो से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उससे क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लेकर आए हैं जो आपके लिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं पूछना, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में हर एक उस जगह से क्वेश्चन पुटअप किया है जो कि आपके सारे टॉपिक वहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, गिव 3 रीजंस फॉर इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। आपको सबसे पहले बताना है कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्यों है लिविंग बींग्स के लिए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है, रिप्रोडक्शन इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बींग्स बिकॉज, क्योंकि आपको जितना पूछा गया है उसी का आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इट इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो क्या नाम है जनरेशन है उसकी स्पीसीज़ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी क्या है कि ये क्या करता है, करेक्टर को, इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। तो दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ से लिख दिया है कि इट हेल्प टू पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड इट ब्रिंग वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन विच इज़ द बेसिस फॉर द एवोल्यूशन। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके रिविजन में। आगे देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू प्लाज्मोडियम एंड लेशमानिया रिप्रोड्यूस, राइट वन डिफरेंस इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एसेक्सुअल के पोर्शन से पूछा गया है। तो एसेक्सुअल का जो पहला पोर्शन है वो है फिजन। फिजन में आप दो तरीके के फिजन देखोगे, एक देखोगे बाइनरी फिजन, दूसरा देखोगे मल्टीपल फिजन, और दोनों के फिजन को मैंने यहाँ पे कवर किया है। बाइनरी फिजन का जो एग्जांपल लिया गया है वहाँ पे लेशमानिया लिया गया है क्योंकि लेशमानिया ही है, और जो मल्टीपल फिजन का है वो प्लाज्मोडियम लिया गया है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप लोग को बहुत ही ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के साथ साथ पूरी की पूरी जितना भी हो सकेगा इसमें क्या क्या कवर कर लिया है। आगे देखते हैं इसका। तो सबसे पहला मैंने ले लिया क्या, प्लाज्मोडियम, ठीक, और दूसरा ले लिया क्या, लेशमानिया ले लिया। ये रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से। तो ये फिजन क्या है बेटा, फिजन मैंने बताया कि एसेक्सुअल का टाइप है। ठीक है, तो एसेक्सुअल टाइप में आपका जो पहला है फिजन, फिजन दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, बाइनरी फिजन और दूसरा मिलेगा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मिलेगा। मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन का जो बच्चा एग्जाम्पल होगा वो आपका होगा लेशमेनिया होगा। ठीक है, लेशमेनिया होगा, और दूसरा जो एग्जाम्पल होगा आपका मल्टीपल फिजन का वो होगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरियल पैरासाइट है। तो देखते हैं प्लाज्मोडियम जो है रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, और यहाँ पे जो आपका लेशमेनिया है ये बाइनरी फिजन से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है अबाउट 1000 डॉटर सेल। ठीक है, जब एक बार वो डिवीजन करेगा तो 1000 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मल्टीपल फिजन में ऑफ द प्लाज्मोडियम। लेशमेनिया क्या कर रहा है बच्चों, लेशमेनिया रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, ये ना लिख दिया, ये बाइनरी फिजन से। लेशमेनिया में जो होता है स्प्लिटिंग जो होता है पेरेंटल सेल का, वो कैसा होता है, डिफाइनाइट प्लेन से होता है, वर्टिकली डिवाइड करते हैं, वर्टिकली लेफ्ट में, वर्टिकली राइट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे ये। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली लिखा भी है, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लैजेलम एट इट्स एंड टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स।
तो यहाँ पे आपको देखना ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है सिर्फ उसका ही आंसर आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो और दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा क्या पूछा था कि डिफरेंस है ना रिप्रोडक्शन में। तो पहला डिफरेंस कि लेशमानिया का है वो बाइनरी फिजन का है और मल्टीपल फिजन का है प्लाज्मोडियम का। और दूसरी बात क्या होता है कि एक डिवीजन से वो मल्टीपल डॉटर सेल्स में देते हैं और ये वर्टिकली डिवाइड करके बाइनरी फिजन में दो में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को यहाँ पे डिफरेंसेस भी मिल जाएंगी। आगे देखते हैं, लिखा है लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट, सेलेक्ट 2 प्लांट्स। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक टुकड़ों में क्वेश्चन पूछा गया, एक टुकड़ों में यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लिया गया है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। कि सेलेक्ट 2 प्लांट्स रेज्ड बाय दिस मेथड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बेलो। क्या क्या आपका बनाना, दूसरा ग्राम, तीसरा पी और फिर रोज और फिर टोमेटो और वीट, ठीक है। तो हम सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताते हैं आपको। प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे जड़ हो गया, चाहे तना हो गया, है ना, स्टेम, रूट या लीव्स, किसी भी पार्ट से क्या करना, एक नए प्लांट की क्या होती है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वही क्या होता है, तो क्या एडवांटेज है देख लेते हैं। तो 2 एडवांटेज हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। सबसे पहला कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि एनी डिजायरेबल फीचर्स ऑफ द पेरेंट्स प्लांट्स कैन बी रेप्लिकेटेड इन द न्यू प्लांट। बिल्कुल, ठीक है। जो डिजायरेबल फीचर होंगे पेरेंट प्लांट के वो रेप्लिकेट कर जाएंगे, कॉपी करके किस में चले आएंगे, उसके न्यू प्लांट में। और दूसरी क्या है इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज कि फ्लावर एंड फ्रूट जो है, अच्छा यहाँ पे डिजायरेबल की बात किया गया है, कहाँ गया ये, अनडिजायरेबल की बात नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे डिजायरेबल की बात की गई है। और दूसरा क्या है, फ्लावर एंड फ्रूट जो होते हैं कैन बी ग्रोन इन ए शॉर्टर टाइम एज कंपेयर टू द प्लांट ग्रोन फ्रॉम द सीड्स। एक बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनसे जो नए क्या नाम है फ्लावर के जो फ्रूट या जो भी ग्रो करते हैं वो जल्दी ग्रो करेंगे, किससे, जो हम प्लांट सीड से ग्रो हुए हैं उनके मुकाबले। सीड के से जो ग्रो किए गए फ्रूट हैं ये सब थोड़ा लेट में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। द 2 प्लांट्स रेज्ड बाय दिस मेथड्स आर बनाना और रोज। इनमें से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है, जो एग्जाम्पल हो क्या है, बनाना और दूसरा क्या है, रोज, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेम एंड ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। पहले इसको अंडरलाइन करो, की पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। स्पोर फॉर्मेशन, लिस्ट 3 कंडीशन फेवरेबल फॉर द स्पोर टू जर्मिनेट एंड ग्रो। तो एग्जाम्पल, सबसे पहली बात कि फंजाई ही है, फंगस है, ठीक है। तो फंगस का एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस। रिप्रोड्यूस बाय द मेथड्स ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। आपके स्पोर फॉर्मेशन में लेफ्ट में क्या है, एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, बल्ब के जैसा ऐसे करके बना हुआ होगा, है ना, ऐसे करके बना हुआ होगा, ठीक है। ये हाइफा होंगी, रूट जैसी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही होंगी वो, ठीक है। इसी के अंदर स्पोर क्या होंगे, डेवलप करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ब्लब बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लब से क्या करते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है स्पोर का। ये हाइफा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइफा, है ना, हाइफा। और जब यही हाइफा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना देता है ना, नेट जैसा स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। और यही क्या हो, ये भी साइट है किसका, रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ये भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में ही पूछा गया है। हाँ, तो क्या है, द 3 कंडीशंस फेवरेबल फॉर द स्पोर टू जर्मिनेट एंड ग्रो। पहला क्या कंडीशन होना चाहिए, फंगस वहीं ग्रो करेगा जहाँ पे मॉइस्चर होगा। सुटेबल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है दूसरी, और तीसरी क्या होती है, फूड, जहाँ से वो न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं जिसके थ्रू कोई भी फंजाई है वो क्या करता है, ग्रो करता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, व्हाट हैपन व्हेन, पहला ए पार्ट, एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू मेनी पीसेस, है ना, एक्सीडेंटली टूटा हुआ बच्चा, देखना। और दूसरा क्या है,
कि ब्रायोफिलम लीफ फॉल ऑन द वेट सॉइल। और तीसरा क्या है, ऑन मैच्यूरेशन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बर्स्ट। इसका तो अभी मैंने बता ही दिया पिछले क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। इसका बताना है और इसके बारे में सुन लो। ब्रायोफिल्म का जो एग्जांपल होता है, ब्रायोफिल्म जो है उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अजूबा, है ना, सुने ही होगा आप लोग। तो जब वो कहीं गिर जाता है तो उसके नोचेस होती है ना, ऐसे करके उस पत्ती की क्या होती हैं, नोचेस होती हैं, इसको नोचेस बोलते हैं। और इसी नोचेस से क्या होते हैं, नए प्लांट ग्रो करना शुरू करते हैं, ठीक है, जब कहीं गिरने के बाद। तो जरा इसका आंसर देख लेते हैं। तो बच्चा पहली बात याद रखना कि प्लेनेरिया अगर एक्सीडेंटली कट हुआ है कहीं से, मैच्योर नहीं हुआ था, एक्सीडेंटली अगर कट हुआ है तो जितने पार्ट में टूटेगा वो पार्ट क्या करेगा, मतलब जो पार्ट टूटा हुआ उसको छोड़ करके बाकी जो उसका रिमेन पार्ट होगा वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो लिखा है कि पहला, when planaria accidentally gets cut into the many pieces then its each piece grown into a complete organism। इसी को हम लोग रीजनरेशन भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, अपने आप को रीजनरेट कर रहा है वो। दूसरा क्या हो गया कि ब्रायोफिल्म की पत्तियां क्या हो जाएं अगर वेट सॉइल पे गिर जाएं। तो जब ब्रायोफिल्म की पत्तियां अगर वेट सॉइल पे गिरती हैं तो उनकी नोचेस से क्या होते हैं, एक नए प्लांट्स क्या होते हैं, निकलना, ग्रो करना शुरू कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं। When the bryophyllum leaf fall on the wet soil, the buds present in the notches, यहाँ इन नोचेस है ना, इन नोचेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बड, क्या प्रेजेंट होते हैं, बड प्रेजेंट होते हैं। और इसी बड से क्या होते हैं बच्चा, नए प्लांट्स निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बड्स प्रेजेंट इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन, मार्जिन मतलब होता है किनारा, ठीक है, डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक भी एक पार्ट है। और तीसरा वाला पार्ट जो है, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि राइजोपस का जो है, तो वो क्या है कि जो इसकी स्पोरेंजिया होती हैं, जिसको हम लोग ब्लब अभी बोल रहे थे, ठीक है, उसकी जो स्पोरेंजिया बोलेंगे, जिसमें स्पोरेंजिया से स्पोर डेवलप करेंगे। तो द स्पोरेंजिया ऑफ राइजोबस जो होता है वो कंटेन द सेल, या इसको स्पोर्स बोलते हैं, दैट कैन बी इवेंचुअली डेवलप इनटू ए न्यू राइजोपस। मतलब वो एबल होता है नए राइजोपस को ग्रो करने में जब उसका स्पोरेंजिया मैच्योर होने के बाद फूट जाएगा तब, when it's burst on the maturation, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जितना क्वेश्चन, देखो टुकड़ों में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन जो मैं कहीं आपको कहीं ना कहीं से लेकर जो आया हूँ, ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, चाहे 23 में पूछा गया होगा, चाहे 24 में, कहाँ से पूछेंगे जब पूरा का पूरा 2-4 टॉपिक है उसी से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जितना मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आया हूँ बच्चा, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर कहीं पूछेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। टुकड़ों में पूछ लेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, 3 मार्क्स का, आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी टुकड़ों में पूछ लिया है, ए पार्ट और बी पार्ट इसका। हाँ ये बढ़िया, इसका एग्जाम्पल स्पायरोगायरा है, याद रखना, स्पायरोगायरा क्या है, एक एल्गी है, क्या है, एक एल्गी है। एल्गी किसका मेंबर है, 9th में पढ़ा होगा, किसका, थैलोफाइटा का, किसका, थैलोफाइटा का मेंबर है, ठीक है। तो लिखा है व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन इन ऑर्गेनिजम्स, नेम ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मैंने नाम बता ही दिया पहले, स्पायरोगायरा, ठीक है। और दूसरा इसी का पार्ट है व्हाट इज रीजनरेशन, देख लो वही क्वेश्चन घुमा करके आ गया, रीजनरेशन इन द ऑर्गेनिजम्स, डिस्क्राइब रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, वो देखो वही क्वेश्चन, ठीक है। विद्या कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जब एक ही टॉपिक है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछेगा ना, टुकड़ों में पूछ लेगा, कहीं इधर से उधर से पूछ लेगा तो पूछा ही जाएगा वो। प्लेनेरिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल, हाँ एक नई चीज़ क्या बता दिया कि आपको डायग्राम बताना है इसका, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखते हैं पहला, तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ों में, है ना। तो एक टुकड़ों में तो ये देखो अब यहाँ पे 2 चीज़ क्या डिफरेंस है, आपका जो रीजनरेशन हो रहा है ये भी टूट करके टुकड़ों में टूट रहा है,
एक्स, और ये फ्रेगमेंटेशन का भी जो ऑर्गेनिजम्स है ये भी टुकड़ों में टूट रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि भैया ये एक्सीडेंटली टूट रहा है रीजनरेशन में प्लेनेरिया, और ये मेच्योर होने के बाद टूट रहा है स्पायरोगायरा। समझ रहे हैं? तो देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू, की पॉइंट पकड़ लो, ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एंड ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, ठीक। इट इज ए मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेनी फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब होता है जिनके सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल क्या हो, अरेंजमेंट हो, उन्हीं को बोलते हैं फिलामेंटस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एल्गा, माइसीलियम जो मैंने बता ही दिया अभी, फंजाई है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बोल रहे थे हाइफा का, उसी को माइसीलियम बोल रहे थे, तो उसमें भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और दूसरा क्या होता है, जो थायलॉइड ब्रायोफाइट होते हैं, एक शब्द आया थायलॉइड, ये क्या होते हैं, थायलॉइड का मतलब, इसको हम लोग बोल सकते हैं थैलस, क्या बोल सकते हैं, थैलस, और थैलस का मतलब होता है जिसका ग्रो वर्टिकली भी हो और किधर हो, हॉरिजेंटली भी हो, ये थायलॉइड होते हैं। पूरी की पूरी बॉडी वर्टिकली भी ग्रो कर रही है और हॉरिजेंटली भी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स, इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, स्पायरोगायरा, क्या है, स्पायरोगायरा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका बी वाला पार्ट। ये देखो बढ़िया सा डायग्राम आ गया। रीजनरेशन may be defined as the ability of an organisms regenerate, फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में डिफरेंस भी आता है टेबुलर फॉर्म में। और जब भी आपको टेबुलर फॉर्म में जब भी आपको चाहे टेबुलर फॉर्म में चाहे डिफरेंस की बात करेगा, तो बच्चा एक चीज़ याद रखना कि आपको ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है, और टेबल बनाने के बाद इधर लिखना है, मान लो अगर इसी का पूछ लिया फ्रेगमेंटेशन का और रीजनरेशन का, तो इधर आपको लिखना है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और इधर लिखना है आपको रीजनरेशन। और जितने अच्छे तरीके से आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर दोगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको इस नंबर भी मिल जाएगा। तो कभी भी डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस को टेबुलर फॉर्म में ही लिखना, ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम फ्रेगमेंटेशन को डिफाइन कर दें, उसके बाद हम क्या कर दें, रीजनरेशन को डिफाइन कर दें, नहीं, डिफरेंस हमेशा कंपेयर करके ही पूछा जाता है। जहां पे डिफरेंस की बात आएगी वहां पे आपको कंपेयरिंग करके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा डिफिनेशन के माध्यम से मत लिखना कि सीधा सीधा हम इसका कंप्लीट कर दें, फिर सीधा सीधा इसका कंप्लीट कर दें, सही रहेगा लेकिन नंबर जितना चाहिए तुमको नहीं मिल पाएगा। देखते हैं, रीजनरेशन में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। लॉस्ट पार्ट मतलब जैसे मान लो ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया टूट गया तो एक ये टुकड़े में आया, एक ये टुकड़े में आया और एक ये टुकड़े में आया, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये चुपचाप ऐसे पड़ा हुआ है, बाकी जो रिमेन पार्ट है वो अपने आप को ये ग्रो कर गया। यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है ये वैसे के वैसे बना रहा, और ऊपर वाला अपने आप को रीजनरेट कर लिया, और नीचे वाला पार्ट क्या कर लिया, अपने आप को रीजनरेट कर लिया। और तीसरे में देखो कि ये उसके जो सिर वाला पोर्शन है ये वैसे के वैसे बना रहा, बाकी नीचे का पार्ट क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें, और यही आपका डिफरेंस भी है। जैसे स्पायरो उसमें पूछा गया था फ्रेगमेंटेशन में, तो फ्रेगमेंटेशन में जो स्पायरोगायरा था, जैसे ये मान लो स्पायरोगायरा हो गया, तो स्पायरोगायरा का ये फ्रेगमेंट पूरा का पूरा मिल करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता, लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं है। रीजनरेशन में क्या है कि उस पार्ट को छोड़ करके बाकी जो रिमेन पार्ट है वो ग्रो कर जाएंगे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान देना। मेनी फुली डिफरेंशिएटेड, कहाँ गया भाई, यही तो थे, हाँ, विच हैव बीन रिमूव्ड एज बाय ए इंजरी ऑटोटॉमी। मेनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स यूज दिस एबिलिटी एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मोड होना चाहिए बच्चा, यहाँ पे मोड, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द, ठीक है,
फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स इट इज कॉमनली किस में होता है, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। मैं कितनी बार आपको बोल रहा हूँ कि इसके एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसीलिए हर चीज़ में मैंने हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल रख के रखा है, तो आपको भी याद करना जरूरी है एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी इससे बाहर से कहीं पूछा ही नहीं जाने वाला। आ जाओ, 7 क्वेश्चन क्या है कि वाई इज फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विथआउट पॉलिनेशन। ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये आया है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग या फ्लावर से, ठीक है। इसमें क्या है कि पॉलिनेशन ना हो, तो पॉलिनेशन क्या होता है सबसे पहले ये जानो। तो पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, पॉलन ग्रेन कहां से, एंथर से, किससे, कहां ट्रांसफर होगा, स्टिग्मा, ठीक है। एंथर क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टिग्मा क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सॉरी स्टिग्मा है ना, तो किसका पार्ट होगा, पिस्टिल का पार्ट होगा, है ना। तो ये यहां पे हम लोग ये याद रखें, तो ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट होता है, पिस्टिल का। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। तो ये किस पे आकर के ट्रांसफर हुआ है, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ, किस पे हुआ है, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ है, तो उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन को कराने के लिए, इस ट्रांसफर को कराने के लिए किसी ना किसी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके होते हैं क्या, कंपोनेंट, कौन कौन से, पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आपके जितने भी एनिमल, इंसेक्ट्स, ये सब आ जाएंगे जो पॉलिनेशन करवाएंगे, बर्ड हो गया, है ना, मधुमक्खी हो गई। और एबायोटिक में आपके हो जाएंगे वाटर और एयर, क्योंकि कुछ ऐसे फ्लावर होंगे जो एयर से पॉलिनेट होंगे, और कुछ ऐसे जो वाटर में रहने वाले होंगे वो वाटर से पॉलिनेट होंगे। तो कह रहा कि अगर क्या हो, पॉलिनेशन ना हो तो, हाँ, तो क्या लिखा है कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा अगर क्या होगा, पॉलिनेशन ना हो तो इसका आंसर मैंने यहाँ बता ही दिया, सुन लो। तो द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन प्लांट में होगा, इंश्योर दैट मेल गैमीट्स, क्या बात कर रहा है, मेल गैमीट्स, और ये मेल गैमीट्स होंगे कहाँ पे, पॉलन ग्रेन में, कहाँ होंगे, पॉलन ग्रेन में। स्ट्रक्चर कॉल्ड द पॉलन ग्रेन, ठीक है, कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, जिसको मैंने क्या बोला था, पिस्टिल, और पिस्टिल का कौन सा पार्ट, स्टिग्मा वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, स्टिग्मा पे आकर के गिरेगा, है ना, ऐसे करके। वंस द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर क्लोज विक्निटी दे फ्यूज, जब मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट, ठीक है, पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट, और आपके ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होंगे आपके फीमेल गैमीट। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा तो बन जाएगा जाइगोट, क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा बच्चों। और उसी जाइगोट से फिर डेवलप क्या करेंगे, एम्ब्रियो, क्या, एम्ब्रियो डेवलप करेंगे, ठीक है, समझ लेना। अब क्या हुआ, दे फ्यूज द फर्टिलाइजेशन इज एक्म्पलाइज्ड, हेंस फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस विथआउट पॉलिनेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन तभी होगा जब चाहे बायोटिक कंपोनेंट और चाहे एबायोटिक कंपोनेंट, अगर वो पॉलिनेट होने वाला है वाटर से या एयर से, जब इनको मतलब किसके, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करवाएंगे तब। इतनी बात समझ में आई। तो बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, लिस्ट द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूरे चैप्टर का रीड है ये, और यहाँ से क्वेश्चन मान के चलो 100% पूछना ही पूछना है एग्जामिनर को, क्योंकि यही आपका बेस है आगे जा करके। आपको जब बायो लोगे ना आप लोग, तो 12th में पूरा का पूरा जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हो पूरा का पूरा चैप्टर है, और जब यहाँ पे से कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो वहाँ पे भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है। जिसको आगे चल करके बायो लेना है या नहीं भी लेना है, कंपटीशन की तैयारी के लिए भी आप इसकी तैयारी करके चलिए साथ में, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 10th तक पढ़ेंगे। आप क्या सोच रहे हो कि किसी तरह हम पास हो जाएं सर जी, और हमारा अच्छे से क्या हो जाए। 11 में तो हमको सब्जेक्ट लेना ही नहीं है। सब्जेक्ट नहीं लेना है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपके जीवन में कभी काम नहीं आने वाला? वो बिल्कुल काम आने वाला है। जब कभी भी आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कंपटीशन का तैयारी करोगे, आप लोग क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तब वो कंपटीशन में ये नहीं देखता कि आपका बायोलॉजी है कि क्या है, कि क्या है, क्या है। क्वेश्चन पुटअप करेगा, तब वहाँ से फिर से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए बढ़िया से यहीं से व्यवस्था बनाई चलो, ठीक है। तो लिखा है लिस्ट द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू द सीमेन। एक शब्द है यहाँ पे सीमेन। स्टेट टू एडवांटेज सीमेन ऑफर टू द स्पर्म। अब कौन कौन से कंपोनेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले आपका क्या है? टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। दूसरा कंपोनेंट क्या है? ठीक है, वॉस डिफरेंस। क्या है? वॉस डिफरेंस है। तीसरा क्या है? ग्लैंड्स है। क्या है? ग्लैंड्स है। और फिर क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया, यूरेथ्रा भी है, यूरेथ्रा। और फिर क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। यहां पे क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना पूछा गया है कि उस पार्ट का नाम बताना है जो कंट्रीब्यूट करता है सीमेन बनाने के लिए। अब सीमेन क्या है बच्चों? स्पर्म क्या होता है? जब सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब ग्लैंड की सिक्रीशन के साथ, किसके साथ? ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ मिलता है। अच्छा, ये मिल क्यों रहे हैं? ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए मिल रहे हैं कि स्पर्म को क्या दे रहे हैं? न्यूट्रिशन, पहली बात। और दूसरी बात क्या दे रहे हैं? ये मोटेलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मोटेलिटी, कि स्पर्म अच्छे से क्या हो? मोटेलिटी, मूव करे। तो जब स्पर्म इन फ्लूइड के साथ मिलता है, ग्लैंड के फ्लूइड के साथ मिलता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है इसमें, आपका आंसर वही पूछ रहा है। तो जरा देखते हैं, द सिक्रीशन ऑफ मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हो गई? वही जो मैंने लिखा। क्या लिखा सर आपने? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब जो भी है। कौन? यहां पे लिखा भी है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। एक ग्लैंड और है, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू द सीमेन, ठीक है, यही अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। द टू एडवांटेज दैट सीमेन ऑफर टू द स्पर्म आर, क्योंकि एडवांटेज भी पूछा गया था। ये देखो एडवांटेज, तो पहला एडवांटेज क्या हो गया? इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। दूसरा क्या हो गया? इट आल्सो एक्टिवेट्स द स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर इनटू द वेजाइना। ये क्या है वेजाइना? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मतलब किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, ठीक है। तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे क्या लिखा है? दूसरा क्या है? इट ऑल्सो एक्टिवेट द स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल। इतनी लाइन को ना लिख करके मैंने यहां पे क्या लिख दिया है? मोटेलिटी या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच द यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, थोड़ा सा आंसर यहाँ पे होना चाहिए था, वहाँ पे कोई बात नहीं, चलो देखते हैं आंसर क्या है। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं बेटा, सबसे पहले याद रखना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है। यूनि मतलब होता है सिंगल या एक, मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल क्या होता है, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है, इसका मतलब क्या हो गया, दीज फ्लावर कंटेन आइदर स्टेमन, स्टेमन क्या है, अभी मैंने बताया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, या कार्पल, कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स होती हैं, ठीक है, ढेर सारी पिस्टिल्स का ग्रुप होता है, उसी को हम कार्पल बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। एग्जाम्पल क्या है यूनिसेक्सुअल का, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। सबसे पहले यही पूछ रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल बताओ और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल बताओ, तो पपाया और वाटरमेलन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा बाइसेक्सुअल की बात कर रहा है, तो बाइसेक्सुअल मैंने बता ही दिया। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, द फ्लावर इज सेड टू बी ए बाइसेक्सुअल व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बेशरम एग्जाम्पल सब जगह दिया है, 10th में भी तुम्हारा नहीं छोड़ा साथ और 12th में भी नहीं छोड़ा, तो ये क्या है, हिबिस्कस, क्या है, हिबिस्कस, और दूसरा क्या है, मस्टर्ड। आगे देखते हैं, ये तो सब सिंपल ही था। 10th क्वेश्चन, व्हाट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ह्यूमन स्पर्म, अभी बताया है ना, ह्यूमन स्पर्म को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या लिखा है, स्टेट द जेनेटिक कंस्टिट्यूशंस ऑफ स्पर्म, उसी का बी पार्ट है, क्या पूछा है कि मेंशन द क्रोमोजोमल या क्रोमोजोम पेयर प्रेजेंट इन ए जाइगोट विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए फीमेल चाइल्ड, दूसरा ए मेल चाइल्ड। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे मैं इसको कंसेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूं कि जाइगोट का क्रोमोसोम कितना होगा। जाइगोट बनता कब है, जाइगोट बनता है सर सब तभी, अभी आप बताए हैं कि बनता तब है जब मेल गैमीट क्या है, स्पर्म, जब मेल गैमीट स्पर्म फ्यूज करती है किसके साथ, किसके साथ, ये फ्यूज का निशान है, ठीक है, फ्यूज का सिंबल, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट क्या है, ओवम। अब बताओ, अब एक बात बताओ आप लोग कि अगर स्पर्म आया होगा, स्पर्म भी एक सेल है, और ओवम के साथ फ्यूज किया होगा, तो जाहिर सी बात है स्पर्म एक सेल है, तो ये कहीं ना कहीं किसी सेल से आया होगा, तो वो सेल कैसा, वो सेल में डिवीजन हुआ होगा, कौन सा डिवीजन, मियोसिस। और मियोसिस कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ क्रोमोसोम नंबर इसके पास है। उसके बाद ओवम भी यही फॉलो किया होगा पार्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हाफ क्रोमोसोम नंबर है, लेकिन जब फ्यूज किया होगा और जब जाइगोट बनाया होगा, है ना, आगे देखते इधर, और जब फ्यूज करके जाइगोट बनाया होगा तो जाइगोट क्या हो जाएंगे, हाफ और हाफ कितने हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। तो हाफ फुल कितना होना चाहिए, तो ह्यूमन के केस में फुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, कितने, 46। तो जब फुल मतलब 46 मतलब 2n बराबर, इसको प्लॉइडी हो बोलते हैं, 46, तो n बराबर 23, हाफ बराबर कितना 23, तो 23 इसके पास हुए रहे होंगे, स्पर्म के पास 23 रहे होंगे और इसके पास 23 रहे होंगे, तो 23 कितने हो गए होंगे, 46, कितने हो गए होंगे, 46। तो जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम आ गए होंगे, 46। यहां तक क्लियर, ठीक। अब देखते हैं
द सिक्रीशंस ऑफ ए सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। वही क्वेश्चन कि सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या होती हैं, जो सिक्रीशन होती हैं वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, ह्यूमन के स्पर्म को। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट में भी इजी होती हैं, दूसरा इसका फंक्शन। अब क्या कह रहा है, द जेनेटिक कंस्टिट्यूशंस ऑफ स्पर्म कैन बी 50% हैव ए एक्स क्रोमोजोम एंड 50% हैव ए वाई क्रोमोजोम। कैसे, अभी मैं बता दे रहा हूँ। एक्स जो वाई होता है वो किसके लिए होता है, फीमेल चाइल्ड के लिए होता है, और एक्स वाई जो होता है वो मेल चाइल्ड के लिए होता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेक्स डिटर्मिनेशन के रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल है। कौन है, इतनी बात समझ में आई। चलो अभी इसको अब मैं यहाँ पे आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बता दे रहा हूँ, लगे हाथ इसी में बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। देखो बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ह्यूमन में, तो ये होता है मेल। मेल क्या होते हैं, एक्स वाई क्रोमोजोम, और फीमेल की क्या होती हैं, एक्स एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, ये पेरेंट्स है। क्या है सर, ये तो पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स के क्रोमोजोम है। और मैंने क्या कहा था अभी कि इनमें होता है मियोसिस डिवीजन, और जब मियोसिस हो जाएंगे तो क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाएंगे। ये हो गया हाफ, हो गया हाफ ना, ठीक। तो ये क्या हो गए आपके गैमीट्स, ये क्रोमोजोम कहाँ चले आए, गैमीट्स में। अब इन गैमीट्स के बीच में होगा फ्यूजन, और फ्यूजन के लिए मैंने यहाँ पे सिंबल बना दिया है फ्यूजन। अब पहली जनरेशन में क्या देखा जाएगा, एक बना लो स्क्वायर, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, आपके सिलेबस में होना चाहिए। थोड़ा नीचे करके बना दे रहे हैं, समझना आप लोग हम इधर बना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके जस्ट नीचे होगा, ये है पुनेट स्क्वायर। इधर क्या है, मेल, तो मेल का कितना क्रोमोजोम था, सॉरी हाँ, ये क्या है आगे, ये फीमेल का पहले लिखो, फीमेल, और ये क्या है क्रोमोजोम, मेल का। ठीक है, मेल का क्रोमोजोम इधर आ गया और फीमेल क्रोमोजोम मैं इधर लेकर चला आया। ठीक, एक बार फ्यूज कराओ एक्स और एक्स, ये कौन सी चाइल्ड होगी, गर्ल्स चाइल्ड होगी। क्या होगी, गर्ल्स चाइल्ड। दूसरा ये भी गर्ल्स चाइल्ड होंगी। ठीक है, ये क्या होंगे, बॉय, ये क्या होंगे, बॉय। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो यहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड आ रही हैं कि बॉय चाइल्ड आ रहे हैं, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, वाई क्रोमोजोम पे। किस पे, और वाई क्रोमोजोम है किसका, मेल का। तो यहाँ पे जो सेक्स टर्मिनेशन का काम कौन कर रहा है, मेल कर रहा है। कौन कर रहा है, मेल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना आप लोग। तो फीमेल के लिए क्रोमोजोम कितने कौन सी होती हैं, एक्स एक्स होती हैं सेक्स क्रोमोजोम, और मेल के लिए क्या होती हैं, एक्स वाई होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लिस्ट थ्री टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपसे कितनी बार कह रहा हूं कि मैंने सारे के सारे टॉपिक को कहाँ पे कवर किया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ करके, यहाँ से अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे तो इन्हीं जितने मैंने सॉल्व करवाया है वहीं में से कोई ना कोई आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना। दूसरा क्या है, विच वन ऑफ दीज टेक्निक्स इज नॉट मीन्ट, NOT, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है बेटा, नॉट मीन्ट फॉर मेल्स, मेल के लिए नहीं है वो टेक्निक, प्रेगनेंसी को कर मतलब कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन वो टेक्निक सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं है। मेथड डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रोजीनी आर्स। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या है आपका, बैरियर। क्या है, बैरियर मेथड। ठीक है, दूसरा क्या है, केमिकल मेथड, और तीसरा क्या है, सर्जिकल मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड में एग्जांपल क्या आ जाएगा, यूज ऑफ कॉन्डम्स। ठीक है, डायाफ्राम, ये कॉन्डम्स किसके लिए, मेल के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल के लिए भी क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, डायाफ्राम हो गया। केमिकल मेथड में क्या हो गया, यूज ऑफ ओरल पिल्स, किसके लिए है, ओनली फीमेल के लिए। और वेजाइनल पिल्स जो है ये भी किसके लिए, इसी को बोलते हैं। ठीक है, वेजाइनल पिल्स। सर्जिकल मेथड में वैसेक्टॉमी किसके लिए है, मेल के लिए। कैसे याद रखोगे, मेल में क्या होते हैं, वॉस डिफरेंस, क्या होते हैं, वॉस डिफरेंस। तो वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं वॉस वैसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं, वॉस डिफरेंस वैसेक्टॉमी, वॉस वैसेक। ठीक है, और ये फीमेल की क्या होती हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब को कट करके वहां कर दिया जाता है, सर्जिकल को
सर्जरी कर दी जाती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। आउट ऑफ दीज मेथड, इनमें से कौन मेल के लिए नहीं है? तो केमिकल मेथड्स क्या है? मेल के लिए नहीं है। ये भी आप मेल के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे भी मेल आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो पिल्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती हैं? फीमेल के लिए होती हैं, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। आगे देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान देना। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या फंक्शन होता है टेस्टिस का? ठीक है, और वाई आर दीज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, दूसरा पार्ट। और तीसरा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एंड द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ये लास्ट वाला आपको यहाँ पे समझा दूं मैं, कि कह रहा है कि किसकी वजह से, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से बॉयज के अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं जब वो प्यूबर्टी एज में पहुंच जाते हैं तब। तो सबसे पहले जानो कि प्यूबर्टी एज होता क्या है। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि जब सेक्सुअल मैचुरेशन हो जाए मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, जब सेक्सुअल मैचुरेशन आ जाए, सेक्स ऑर्गन डेवलप कर जाएं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी डेवलप कर जाएं, कैरेक्टर डेवलप हो जाएं, वही एज जो होती है वो प्यूबर्टी की एज होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेस्टिस के फंक्शन पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम कर रहा है कि स्पर्म बनाने का काम कर रहा है ना, तो स्पर्म का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो लिखा है दे आर साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, पहला। और दूसरा क्या है, ये एक मेल सेक्स ऑर्गन भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, सॉरी सेक्स हार्मोन, क्या? सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। इंपॉर्टेंट है भैया, की पॉइंट है, की वर्ड है, याद रखना ये सब। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, और ये स्पर्म बनाता है। ठीक है, उसी का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द, इंपॉर्टेंट है, क्यों आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है बाहर? क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और हमारी बॉडी उनसे ज़्यादा है। इसीलिए ये क्या होते हैं, टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। ठीक है, तो जरा देख लो, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशंस रिक्वायर्स ए लोअर टेम्परेचर, कितना? लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बढ़िया, कितना? तो द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इन द स्क्रोटम। अच्छा, स्क्रोटम क्या है? तो टेस्टिस जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रोटम बोलेंगे। ठीक है, कितना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो लोअर होता है नॉर्मल बॉडी से। ठीक है, दिस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए बाहर होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। और हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ये क्या करते हैं? तीसरा वाला पार्ट का क्वेश्चन, ये वाला, ये हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन। कौन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आप इसको यहाँ पे तो पैराग्राफ में दिया गया है, आप कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आप क्या करिएगा, पॉइंट में लिख के रहिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि आपकी पैराग्राफ को पढ़े। ठीक है, इसीलिए आप पॉइंट में करके आइएगा और की पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और एक बात और, ब्लैक स्केच का बिल्कुल यूज़ मत करना। ठीक है, और डॉट पेन का यूज़ करना एग्जाम में। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस पेन का यूज़ करना जो साल भर जिससे आप लोग कॉपी में लिखे हो। ठीक है, इससे आपकी रिदम बनी रहेगी, आदत में रहेगा ना वो। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वही प्यूबर्टी की बात कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बॉयज, लाइक क्या होता है बॉयज में, क्या चेंज होता है? ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, डीपिंग ऑफ वॉइस, क्रैक हो जाते हैं ना वॉइस, और दूसरी बात यहाँ पे क्या है? ग्रोथ ऑफ स्क्रोटम एंड पीनस। ठीक है, इनका ग्रोथ हो जाता है। पीनस मेल रिप्रोडक्टिव का एक्सटर्नल पार्ट है। और दूसरी बात क्या हो गई यहाँ पे, और क्या जरूरी है? एक्युमुलेशंस ऑफ मसल्स मास। ठीक है, डोले सोले बन जाते हैं, लगता है कि हम ही सब कुछ हैं इस एज में, है ना।
और उसके साथ क्या करता है, ये स्पर्म को रेगुलेट करने के लिए या फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये कुछ आपको यहाँ पे जानकारी दी गई जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, व्हाट इज प्लेसेंटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन ह्यूमंस। तो प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, पहले आपको यहाँ पे हम बता दें कि जब मदर के बॉडी में बेबी डेवलप कर रहा होता है तो बेबी को चाहिए क्या, न्यूट्रिशन। और उसके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बाहर, जो जनरेट हुआ उसको बाहर निकलने के लिए भी आवश्यकता होती है। तो प्लेसेंटा क्या होता है कि ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो किससे कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, मदर के यूट्रस की जो वॉल होती है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, यूट्रस की वॉल का कॉम्बिनेशन और बेबी के किसका होता है, एम्ब्रियो की विलाई का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मान लो कि अगर ये यूट्रस की वॉल है तो इनका कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट बेबी का हो रहा है उसके विलाई, ठीक है, ये विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनका कॉम्बिनेशन होता है, डिस्क जैसा होगा, गोला जैसा। ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, जो मदर खाएगी उससे न्यूट्रिशन उसके बच्चे को भी मिलेगा। और उसके द्वारा, बच्चे के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट किए जाएंगे, चाहे CO2 हो, है ना, यूरिन, जो भी है, ठीक है, उसको भी उसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या किया जाएगा, मदर के ब्लड में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका। तो इट इज ए डिस्क शेप स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, वही यूट्रस की वॉल, ठीक है, यूट्रस की वॉल में एकदम धसे हुए होते हैं इसे, ठीक है। इट कंटेन विलाई ऑन एम्ब्रियो साइड एंड ब्लड स्पेसेस टूवर्ड द मदर साइड, है ना, एम्ब्रियो साइड का भी ब्लड स्पेस और मदर साइड का भी, उसके कॉम्बिनेशन से वहां पे मतलब वहां एम्बेडेड रहेगा। ब्लड स्पेसेस सराउंड द विलाई, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या फंक्शन होता है जरा इसका देख लो। तो पहला फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीटस, फीटस मतलब वो एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है, फ्रॉम मदर बॉडी होगा यार, है ना, नहीं नहीं ठीक है, ब्लड होगा यहाँ पे, ब्लड, ठीक है। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीटस फ्रॉम मदर ब्लड, मदर के ब्लड से तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। और दूसरी बात क्या हो गया, सप्लाई करेगा ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2 फ्रॉम द फीटस। ऑक्सीजन कहाँ से, मदर के बॉडी से ऑक्सीजन मिलेगा उसको, और जो CO2 जनरेट किया होगा वो वेस्ट प्रोडक्ट्स फीटस, उसको भी बाहर निकालने का काम कौन करेगा, मैटरनल ब्लड में यही प्लेसेंटा करेगा। और तीसरी कि फीटल के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, डिफ्यूज कर दिए जाएंगे मैटरनल ब्लड में, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, एंड आर सिक्रेटेड बाय द मदर्स, सॉरी एक्सक्रीटेड थ्रू द मदर्स, मदर के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो इस सेशन का सबसे आखिरी सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, आप देखिए, व्हाट इज प्यूबर्टी, अभी मैंने बता ही दिया, ये भी कर लिया। और स्टेट हाउ स्पर्म मूव टूवर्ड द फीमेल जर्म सेल, स्पर्म कैसे फीमेल जर्म सेल के तरफ मूव करता है, ठीक है, वही है? उठा लो। तो जरा इसका आंसर देखते हैं बेटा। द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स बीइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, हार्मोन प्रोड्यूस होंगे तो करेक्टर चेंज होंगे, ठीक है, एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मेच्योर, है ना, मतलब एबल हो गए रिप्रोड्यूस टू कॉल द प्यूबर्टी, मतलब रिप्रोडक्शन की एबिलिटी में आ गए इस एज में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। दूसरा क्या है, द स्पर्म प्रेजेंट इन द टेस्टिस ऑफ द मैन आर इंट्रोड्यूस इनटू, जब क्वाइटस करेंगे मेल और फीमेल तो स्पर्म कहाँ इंटर कर जाएगा, फीमेल के वेजाइना में, ठीक है, किसके थ्रू, पेनस के थ्रू, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू, ठीक है, ड्यूरिंग द कपुलेशन, कपुलेशन मतलब होता है इंटरकोर्सेस, ठीक है, जब मिल रहे होते हैं मदर, क्या नाम वो, मेल और फीमेल। तो क्या होता है, जब, सबसे पहले इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि जब मेल और फीमेल मिलते हैं बच्चा, तो पीनस के थ्रू क्या होते हैं, स्पर्म डिस्चार्ज कर दिया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और जब वो डिस्चार्ज होते हैं स्पर्म तो मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होते हैं, मूव करते हैं किसकी तरफ, एग की तरफ, और उस मिलियंस ऑफ जो सेल्स होते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है, ओवम के साथ फ्यूज करता है,
मतलब 60% आपको यहाँ 60-40 का रेशियो रखिए आप, यहाँ पे नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और उसमें से एक कोई क्या करेगा, फ्यूज करेगा और वही जायगोट बनाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इनटू द वेजाइना ऑफ द, क्या हो गया, द स्पर्म प्रेजेंट इन द टेस्टिस ऑफ द मैन आर इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना ऑफ द वोमेन थ्रू पेनस ड्यूरिंग कपुलेशन। मिलियंस ऑफ स्पर्म, क्या लिखा है, मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज इनटू द वेजाइना एट वन टाइम, एक ही समय में, एक समय में। द स्पर्म्स आर हाईली, ये क्या है, द है, हाईली एक्टिव एंड मोबाइल, मोबाइल मतलब मूव करने होते हैं ना। दे ट्रेवल फ्रॉम हियर अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो एक चला जाएगा इधर फैलोपियन ट्यूब में, एक चला जाएगा इधर फैलोपियन ट्यूब में, दोनों तरफ, ठीक है। थ्रू द यूट्रस एट द टॉप ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो वहां पे जाने के बाद अगर उसको स्पर्म मतलब ओवम मिल गया तो उनमें से लाखों में से कोई एक क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि ये बताओ स्पर्म जो होता है या मेल गैमीट जो होते हैं वो फीमेल गैमीट के मुकाबले मिलियंस ऑफ संख्या में क्यों होते हैं, मिलियंस ऑफ नंबर में क्यों होते हैं, क्योंकि चांस बहुत ही कम होता है। उसमें से सिर्फ चांस क्या होते हैं कि हो सकता है कुछ तो, आधे तो क्या होंगे, रीजनरेट हो जाते हैं, वैसे ही नॉर्मल शेप के आपके 60 रहेंगे, कुछ मूव कर गए इधर, कुछ मूव कर गए उधर। तो इसीलिए मिलियंस या ढेर सारे इसीलिए क्या नाम है प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उनके पास बाई चांस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर एक ही दो ही प्रोड्यूस हो तो तब तो चांस बहुत ही कम हो जाएगा, हो सकता होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मूव करते रहते इधर उधर, कुछ खत्म होते रहते हैं, इसीलिए मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो गया, ठीक है बच्चा। यहाँ तक तैयारी आप कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे, बाकी और कहीं से नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।